पीएम साहब कह रहे हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान है, क्या लगता है आपको? आमिर भाई जी, आप ही से सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना कुछ थोड़ा सा आपको पुराने इतिहास में ले जाऊं। जी बोलिए। वैसे तो डॉक्टर ताहिर बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सवाल मैंने उनसे पूछे वो उन पर नहीं बोले, वो 70 सालों पर चले गए। तो चलिए जरा 70 सालों का इतिहास बता दूं। मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अभी उतनी नफासत से बात को रख नहीं पाए, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहली तो बात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जब नेहरू जी से शेख अब्दुल्ला साहब की मुलाकात हुई लाहौर जाते वक्त, तो इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। जब हिंदुस्तानी फौज अपना डकोटा जहाज लेकर पहली बार कश्मीर श्रीनगर में उतरनी थी, तो जब बिजली गुल थी, तो शेख अब्दुल्ला साहब 1000 से ज्यादा लोगों को बमय टार्च लेकर उस जहाज को इन्होंने रास्ता दिखाया, तब फौजी बूट यहां पर उतरा और कश्मीर बचा। और पहला मैं बताना चाहता हूं, कौन था मकबूल शेरबानी? वो पहली शहादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, जिसने उन कबायलियों को और कबायलियों के भेष में छिपे पाकिस्तानी फौजियों को बरगलाया, गलत रास्ते पर लगाया और हमारी फौज ने उनको निपटाया। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये आदमी हिंदुस्तानी फौज के साथ है, तो उसके माथे पर यहां लोहे की प्लेट से कीले गाड़ी गई, एक तरह से क्रूसीफाई किया गया उसको। तो इनको ये कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए था। और उन्होंने ठीक कहा कि ये फैसला उस वक्त, अगर शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त खड़े नहीं होते पूरी ईमानदारी के साथ नेहरू जी के साथ, तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस की बात करते हैं, जरा मुझे बताइए, अरे पाकिस्तान को तो ख्वाब में भी हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नजर आती होंगी, जिन्होंने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा कर दिया। जब वो जातियों पर उतरे, जब उन्होंने अत्याचार शुरू किया, जुल्म किया, मुक्ति वानी बनाकर उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान को कितनी मर्तबा धूल चटाई, लाहौर तक जो इलाका है वो जीता और अपने बड़प्पन की मिसाल देते हुए बड़े भाई की भूमिका में उसे वापस किया। तो बार बार कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, देखिए होता क्या है, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में जमीन आसमान का नहीं, आकाश पताल का अंतर है। आप इनके खिलाफ बात करेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह कैसे हो गया? और मैं पूछना चाहता हूं, जो भाई साहब यहां बैठे थे, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, मैं नाम ले रहा हूं, अजीत पवार, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, केस क्लोज। प्रफुल्ल पटेल, इंडियन एयरलाइन मर्जर केस क्लोज। रविंदर सिंह सन ऑफ अमरिंदर सिंह, इनकम टैक्स फ्रॉड, केस क्लोज। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, केस क्लोज। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, हिम्मत बिशप शर्मा, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनायक, सीएम रपेश, ज्योति मिर्दा, वाईएस चौधरी, नवीन जिंदल, कृपा शंकर सिंह, तपस राय, गीता कोड़ा, ये कौन है? ये 25 के 25 चोर अली बाबा की पार्टी में कैसे आ गए? पहले तो इनको कोसा करते थे। मैं बताता हूं आपको इनका भ्रष्टाचार क्या है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के प्रति इनका रवैया बड़ा तल्ख रहा। इन्होंने तो शहीदों के नाम पर शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगे हैं, और पुलवामा हुआ, होने दिया गया या करवाया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने लगाए थे। और मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार कितना बरगलाएंगे आप लोगों? अब तो लोग सीरियसली लेते नहीं आप। ठीक है, जवाब दे लेते हैं इसका। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी साहब, क्या लगता है आपको? बहुत सारे इल्जामात हैं और जगदीप साहब एक कच्चा चट्टा लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की आदत है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सेना के ऊपर भी उंगली उठाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री साहब पे भी उंगली उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उंगली उठाएंगे, और देश की वो कोर्ट्स जब किसी पॉलिटिकल लीडर को रिलीज कर देती है के साथ सरकार जी, बात पूरी करिए चौधरी साहब। ठीक है, हमेशा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इल्जामात लग रहे हैं इस मरतबा, देखिए हम इल्जामात पे थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर देते हैं। अगर हम मान भी लेते हैं कि इन सब इल्जामात को बेहतर तरीके से अवाम आइडेंटिफाई कर सकती है, क्या लगता है आपको पहले फेज में
एनसी कांग्रेस अलायंस ने कितनी बाजी मारी इस मर्तबा? आपको रिपोर्टिंग हमसे ज्यादा होगी, मगर मैं नहीं, हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं मलिक साहब। मुझे लगता है हम काफी अच्छा कर गए। जो प्रॉक्सीज इन्होंने डाली थी वोट काटने के लिए, लोग समझ गए कि इनको वोट देने से हमारा वोट जाया होगा, और जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो एजेंडा कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए लोगों ने अच्छे तरीके से और बता दिया इनको वोट डाल के कि हम आपकी आइडियोलॉजी और आपका एजेंडा यहाँ चलने नहीं देंगे। तो इनको आप देख लीजिए बौखलाहट कितनी है। वो बौखलाहट आपको आज प्राइम मिनिस्टर के मुंह से दिखाई दी, उनकी जबान से दिखाई दी, क्योंकि वो अब कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ की पार्टीज को, ये पाकिस्तानी पार्टीज है। तो अगर हम पाकिस्तानी पार्टीज है तो होम मिनिस्ट्री इसके पास है, आर्मी इसके पास है, पुलिस इसके पास है, सारा तंत्र इसके पास है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बौखलाहट इसके चेहरे से दिखती है, इसकी जबान से आज दिखाई दी। मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर इतने गिरेंगे कि ऐसी बात कर जाएंगे यहाँ। तो हमें काफी दुख है, क्योंकि जिस मुल्क के लिए हम खड़े हैं, जिस मुल्क की डेमोक्रेसी को 96 से हमने उस हाल में जिंदा किया, जिस हालत में यहाँ कोई बाहर भी नहीं निकल पाता था, हमारे लोगों ने, हमारे वर्करों ने उस डेमोक्रेसी के लिए खून दिया है, मगर उस खून पर आज प्राइम मिनिस्टर ने दाग लगा दिया, ये बता कर कि ये पाकिस्तान की शाही पर ही काम कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं, और ये मैसेजिंग अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं यहाँ कि एक पाकिस्तान का कार्ड खेलकर वोट बटोरे जाए, मगर जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल, उनको पता है, वो मैच्योर है, एनफ मैच्योर है कि इसको जवाब मिलेगा। इन दो जो 25 को अब लोग वोट डालेंगे और 1 को वोट डालेंगे, इसका जवाब वो डेमोक्रेटिकली देकर इनको लखनपुर से वापस भेजेंगे, और इनकी आइडियोलॉजी को, जो इनने तबाही यहाँ की, जो इनने 35A जो स्टेटहुड, जो दरबार जो भी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, इन्होंने बाकी चीजें जो की, जो यहाँ के जवानों से इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है, उसका जवाब इनको वोट के जरिए डेफिनेटली मिलेगा। और आज की बात पर भी इनको डेफिनेटली वोट मिलेगा। इनको वो बता देंगे लोग इनके खिलाफ वोट डालकर कि आपने जो बात की, हमें टैग दिया, तो वो गलत था, आपकी जबान इतनी नहीं गिरनी चाहिए। और दूसरी बात जो इसने आज कहा कि आप हमें वोट दे दो, हम आपको हमें हुकूमत दे दो, हम आपको स्टेटहुड वापस देंगे, क्या ये पचोले वाली बात नहीं थी? ये बिजनेसमैन वाली बात नहीं थी? क्या एक प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था? उसको कहना चाहिए था किसी की हुकूमत भी बने, क्योंकि आप लोगों ने चॉइस करना है, आपको वोट डालना है, जो भी बने हम स्टेप उठाएंगे। हमने वादा किया पार्लियामेंट में कि आपको स्टेटहुड वापस देंगे, तो वो स्टेटहुड वैसे ही वापस मिलना चाहिए। मगर ऐसी बात इस डेमोक्रेटिक मुल्क के एक बड़े प्राइम मिनिस्टर, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें जो पीएम होता है सबसे बड़ा होता है, तो पीएम की जबान से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए जो बिचौलियों वाले थे और जो बिजनेसमैन वाले थे। बिल्कुल। क्या जगदीप साहब, वाकई कांग्रेस भी अब जम्मू कश्मीर के ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक रही है? इल्जामात बहुत तगड़े आ रहे हैं। नहीं आमिर भाई, क्या इल्जाम लगाएंगे हम पे? आप मुझे बताइए जरा। सत्ता में ये लोग थे, जबरन काबिज थे, और आरोप कांग्रेस पर आएंगे। जब भी आप बात करते हो, जितने भी प्रवक्ता आप देखेंगे भाजपा के, 70 साल का ये रोना रोते हैं। मैं जरा इनको बता दूं एक और बात, आज ऐतिहासिक तौर पर मैं आपके इस मंच से साझा कर दूं, आपको ठीक है मलिक साहब, जिस तरीके की चीजें हमने देखा है, अपने फर्स्ट फेज की बात भी कही, ठीक है, अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम उस चीज पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जगदीप साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी आमिर भाई, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जी कि एक तरफ तो देखिए, ये बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1942 में जब इनके वैचारिक पुरोधा यानी हिंदू महासभा सिंध में जिन्ना साहब के साथ सरकार में थी, तब पहली मर्तबा भारत पाकिस्तान विभाजन का मसौदा उस विधानसभा में आया था जी। और इनके जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने उठकर बाइकाट करना तक जरूरी नहीं समझा। और इनके वैचारिक पुरोधा वो है, ये कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं। अरे 1942-43 में हम तो जेल भरो आंदोलन में शामिल थे, और आपके वैचारिक पुरोधा कहां खड़े थे? फिरंगियों के साथ। तो आप देखिए, सवाल इस वजह से भी बने कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक रही है कांग्रेस, क्योंकि अभी पीएम का हमने कटरा में सुना, उन्होंने कहा कि ये जब भी बाहर जाते हैं देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, इनके
जितने भी जो लोग भी जाते हैं, स्पोक्स पर्सन हो या कांग्रेस के कोई बड़े लीडर हो या वहां कोई भी उनका जो नुमाइंदा हो, वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं का अपमान करते नजर आते हैं। आमिर भाई देखिए, मैं माफ कीजिएगा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को कोई कितना नीचे तक ले आएगा। किस तरीके के आरोप ये कांग्रेस पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। एक आरोप ये अक्सर लगाते हैं कि कांग्रेस ने भगवान श्री रामचंद्र के वजूद पर सवाल खड़ा किया। अरे भाई साहब, वो डीएमके के टी बालू थे जिन्होंने एफिडेविट दिया। अरे राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली मर्तबा राम मंदिर के ताले खुलवाए। और आपने क्या किया, आपने अधूरे राम मंदिर का निर्माण जो है उसका आपने वहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित कर दिया ताकि आपको चुनावों में फायदा हो। आपने चारों शंकराचार्यों के नकारने के बावजूद आपने उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो है वो एक तरह का इवेंट बना दिया। लेकिन आपको अयोध्या के लोगों ने बता दिया, आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के लोगों ने बता दिया कि आपके इन जहरीले बयानों का, आपकी ये जहर से बुझी हुई राजनीति का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, बार बार देखिए, कांग्रेस को लताड़ने का, कांग्रेस को आरोपित करने का, कांग्रेस पर झूठे मनगढ़ंत आरोप मढ़ने का कारण साफ है। आप जानते हैं कि आपने जमीनी सतह पर कुछ नहीं किया। हकीकतन तो ऐसा होना चाहिए था कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते, वो आप दिखा नहीं रहे। मैंने पहले बोला कि ये वो प्रधानमंत्री हैं कि मणिपुर को आज जलते हुए 500 दिन हो गए, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव आने दीजिए, आप इनसे 1000 सभाएं करवा लीजिए, उसके लिए इनके पास टाइम है। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के हैं क्या देश के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव प्रचार होना चाहिए, इसके लिए इनके पास समय है, विदेश भ्रमण के लिए इनके पास समय है। ऐसी ऐसी कंट्रीज में हमारे माननीय प्रधानमंत्री चले जाते हैं जिनके साथ हमारा ना तो कोई कूटनीतिक संबंध है, ना कोई राजनीतिक संबंध वैसा है। लेकिन जब बात देश को आगे ले जाने की आती है तब ये खड़े नजर नहीं आते। अरे इस देश ने इनके कार्यकाल में क्या नहीं देखा आमिर जी, दो मुख्यमंत्रियों को पद पर रहते हुए बिना आरोप सिद्ध हुए जेलों के पीछे जाते देखा। इस देश ने देखा कि कैसे इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात के खाते सिर्फ इसलिए सीज कर दिए जाते हैं कि 30 साल पहले आपने इनकम टैक्स कम भरा था। इस देश ने देखा कि कैसे माननीय राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता को खारिज करने के लिए 2 निचली अदालतें किस हद तक जाती है। इस देश ने देखा कि कैसे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो रिटायरमेंट के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता ले लेते हैं। इस देश ने देखा कि किस तरीके से कोलकाता से अभी हाल रिटायर हुए जज जो है भाजपा में शामिल होते हैं। मैं आपको साफ साफ एक बात बता दूं आमिर जी, हमारा भारतवर्ष साक्षर है और इस देश की आजादी में, इस देश की मिट्टी में सबका लहू लगा है। ये देश सबका है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग, ये धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने वाले लोग, ये अच्छी तरह से समझ लें कि भारतवर्ष के लोग, उनको आप थोड़ी देर के लिए गुमराह कर सकते हैं। आपने किया। आपको मैं याद दिला दूं, कैग की वो रिपोर्ट 2014 की, विनोद राय साहब की, जिनको बाद में भाजपा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया, उसमें क्या क्या आरोप थे? 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोल स्कैम, लेकिन एक भी स्कैम में आरोप सिद्ध नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर आप यहीं देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब पर ईडी की जांच बिठा दी गई। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ मामला बनता ही नहीं। तो कितने झूठे केस, मनगढ़ंत केस आप विपक्ष पर लगाएंगे, कितना बेजा इस्तेमाल आप सरकारी एजेंसीज का करेंगे। आप, ये देश जान चुका है। मैंने अभी आपको 25 नाम गिनाए, ये वो 25 लोग हैं जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री बोला करते थे। एनसीपी को तो कहा था इन्होंने नेचुरल करप्ट पार्टी है। फिर कैसे अजीत पवार साहब आपकी पार्टी में आ गए, एकनाथ शिंदे आज आपकी पार्टी में बैठे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका भ्रष्टाचार को मापने का मापदंड क्या है, बस ये बता दीजिए देश को। बिल्कुल, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। फिलहाल जो आज की घटना घटी है, घटना नहीं कह सकते, जो पीएम आए थे उन्होंने क्या